हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एम्ब्रोलॉजी यूनिट यानी भ्रूण विज्ञान पर और लास्ट हमने चैप्टर नंबर 31 पर बात की थी, जहां हमने पढ़ा था किस तरीके से मानव के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है यानी शुक्राणु और अंडाणु निर्माण की क्रिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 32 जिसका नाम है मानव में निषेचन। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन ही इसकी डेफिनेशन बन सकता है, निषेचन क्या है। निषेचन यानी नर और मादा के युग्मकों के मिलने की क्रिया। नर के युग्मक इट मीन्स शुक्राणु, मादा के युग्मक यानी अंडाणु, और इन दोनों के संगम या संलयन की क्रिया को बोलते हैं निषेचन। निषेचन के दौरान दो चरण होंगे, दोनों ही युग्मकों के केंद्रक मिलेंगे और दोनों के कोशिका द्रव्य मिलेंगे, तब जाकर एक संरचना बनती है जो एक द्विगुणित संरचना है जिसका नाम है युग्मनज और द्विगुणित का निशान 2 है। पिछले पार्ट में आपको पता है शुक्राणु यानी युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब उनमें गुणसूत्र आधे आधे होते हैं और n जब वापस मिलेंगे तो निषेचन के पश्चात बनने वाली संरचना होगी युग्मनज यानी 2 है। इस पार्ट का पहला बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए तैयार हो सकता है। निषेचन के प्रकार हमने 2 तरह के निषेचन के प्रकार पढ़े हैं। फर्स्ट है बाहरी निषेचन और सेकंड है आंतरिक निषेचन। एक बार बोर्ड में इन दोनों में अंतर आ चुका है, तो अगर हम इन्हें छोटे क्वेश्चंस के रूप में तैयार करें 1 नंबर के लिए तो परिभाषाएं तैयार हो सकती है। बाहरी निषेचन का मतलब जब नर और मादा युग्मक मादा के शरीर के बाहर मिलते हैं। ऐसा नॉर्मली जो है जलीय सजीवों में होता है, जैसे हमने 11वीं क्लास में मेंढक के बारे में पढ़ा था। बाहरी निषेचन को पूरा करने के लिए युग्मक जो बनेंगे वो शरीर से बाहर जब उत्सर्जित होते हैं तो उनके मिलने की संभावनाएं बढ़ाने के लिए उनकी संख्या जो है ज्यादा होती है। इसकी बात करें आंतरिक निषेचन तो यहाँ पर नर और मादा युग्मक जो है वो मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं। ऐसी घटना मानव में पाई जाती है और अपने सिलेबस में यही है मानव में निषेचन कैसे। तो 2 छोटे क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे। अगर इन दोनों में अंतर की बात करें तो अंतर के लिए आप जैसे हमने सारणी वाइज पॉइंट किया है तो उसको भी समझ लीजिए। पहला पॉइंट बाहरी निषेचन, दूसरा पॉइंट आंतरिक निषेचन। अब इसमें अंतर की बात करें तो यहां पर निषेचन मादा शरीर से बाहर, अब मादा शरीर से बाहर निषेचन होगा तो इसका मतलब जलीय माध्यम में जरूर होगा। यहां शरीर के अंदर निषेचन होता है। दूसरा पॉइंट, इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो निषेचन की संभावनाएं किस में ज्यादा है। जब युग्मक बाहर मिलेंगे तो उनकी संभावनाएं होंगी कम, लेकिन शरीर के अंदर मिलेंगे तो उनकी संभावनाएं होंगी ज्यादा। नेक्स्ट अंतर, अगर हम इन दोनों निषेचनों की तुलना करें तो इस टाइप के निषेचन में नर और मादा युग्मक संख्या में कैसे होंगे, अधिक। संख्या में अधिक इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें शरीर से बाहर मिलना है। यहां पर नर युग्मक तो संख्या में अधिक होते हैं लेकिन मादा युग्मक संख्या में कम होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले पार्ट में जिक्र किया है शुक्राणु करोड़ों की संख्या में स्खलित होते हैं या बाहर निकलते हैं, लेकिन अंडाणु 1 माह में सिर्फ 1 बनता है। ये लाइन वहां से रिलेटेड है। इन दोनों ही निषेचनों की तुलना करें तो निषेचन के अंदर जो निषेचन की संभावनाएं हैं वो आंतरिक में ज्यादा है। यहां पर युग्मक मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। निषेचन के अंदर हमने एक छोटा क्वेश्चन सॉल्व किया है, कृत्रिम गर्भाधान तकनीक। ये तकनीक आपने पशुओं के अंदर जो है काफी देखी होगी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक। इस तकनीक में करते क्या है, जो अच्छी क्वालिटी के नर होते हैं उनके शुक्राणु को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं। एक तकनीक होती है क्रायो प्रिजर्वेशन, उसके जरिए उस तकनीक में शुक्राणुओं को बहुत कम तापमान यानी -196 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर सुरक्षित करते हैं और तरल नाइट्रोजन गैस के माध्यम पर सुरक्षित करते हैं। इस माध्यम पर और इस टेम्परेचर पर जब शुक्राणु को रखा जाता है तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, यानी उनकी जीवन क्षमता बढ़ जाती है। अब इस तकनीक के अंदर इस माध्यम को यूज करके, इस टेम्परेचर को यूज करके शुक्राणु को सुरक्षित कर लेते हैं और इन्हें जरूरत पड़ने पर मादा पशु के शरीर में स्थानांतरित करते हैं। तो एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है AI तकनीक क्या है।
एक ऐसी तकनीक जहां पर अच्छी क्वालिटी के नर के शुक्राणुओं को सुरक्षित रख के और उन्हें आवश्यकता होने पर मादा शरीर में स्थानांतरित किया जाता है। अब हमारा इस पार्ट में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, वो है निषेचन की कार्यप्रणाली। इस क्वेश्चन को हमने छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा है। पहला स्टेप, सबसे पहले नर अपने शुक्राणु को मादा शरीर में स्थानांतरित करता है और इसके लिए नर जो है अपने मैथुन अंग यानी शेषु की सहायता से शुक्राणु को मादा शरीर में स्थानांतरित करता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा शुक्राणु का निर्माण जो है करोड़ों की संख्या में होता है। दूसरा स्टेप, शुक्राणु के बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। शुक्राणु गतिशील होता है, वो गति करते हुए जो है मादा के जनन अंग के अंदर फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका तक बढ़ता है। इस दौरान शुक्राणु और अंडाणु जो है उनके बीच में कुछ रासायनिक या जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसके लिए हमने एक पॉइंट बनाया है और वो मेन पॉइंट है एक्रोसोम अभिक्रिया। ये अपना इस पार्ट का दूसरा 2 नंबर का सवाल बन सकता है। इस पॉइंट को समझने से पहले आपकी थोड़ी सी नॉलेज पिछले चैप्टर की रिवाइज होगी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मानव अंड कोशिका और उसका डायग्राम भी आपको बताया था। अंड कोशिका का डायग्राम कुछ ये था। मानव की अंड कोशिका के ऊपर 2 तरह के आवरण होते हैं। बाहर वाला आवरण होता है कोरोना रेडिएटर, उसको ये बोलते हैं, और भीतर वाले आवरण है उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। पिछले ही चैप्टर में हमने एक्रोसोम का भी जिक्र किया था। ये शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं जो अंडे के ऊपर के आवरणों को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे एक्रोसोम के अंदर हमने जिक्र किया था हाइलुरोनिडेज एंजाइम का, जो इसको तोड़ता है, एक्रोसोमिन और बाइंडिंग एंजाइम का, जो इनको तोड़ते हैं, ताकि शुक्राणु जो है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाए। तो एक्रोसोम अभिक्रिया के अंदर आपको इस बातों का जिक्र करना है कि एक्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जिसके अंदर उपस्थित एंजाइम जो है अंडे के आवरणों को तोड़ने का काम करते हैं, जिसे बोलते हैं एक्रोसोम अभिक्रिया। और ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद जैसे ही शुक्राणु अंडाणु को टच करता है, अंडाणु के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को हमने नाम दिया वल्कुटी अभिक्रिया। और ये एक बार अर्धवार्षिक में आया हुआ सवाल। वल्कुटी अभिक्रियाओं के अंदर हमें क्या बातों का जिक्र करना है? जैसे ही शुक्राणु अंडाणु को टच करता है, अंडे के ऊपर एक और आवरण बन जाता है, जिसे बोलते हैं निषेचन कला। इस आवरण के बनते ही शुक्राणु जैसे अंडाणु में प्रवेश करता है। इस आवरण के बनने के बाद अनावश्यक शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि केवल एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, बाकी के सबका प्रवेश कौन रोक देता है? निषेचन कला। दूसरी चीज, अंडे के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं जैसे प्रोटीन संश्लेषण है, डीएनए संश्लेषण है, तेजी से होने लगता है, यानी कि अंडाणु कोशिका जो है वो सक्रिय हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही अंड कोशिका सक्रिय होती है, उसके बाद जो है वो केंद्रक संलयन होता है, यानी दोनों ही युग्मकों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। और उसके बाद कोशिका द्रव्य संलयन होता है। और इन दोनों स्टेप्स के बाद जब दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो एक द्विगुणित संरचना यानी युग्मनस बन जाती है। तो ये हमारा एक छोटा ही पार्ट था, लेकिन इस छोटे पार्ट के अंदर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस अपने मेन निकल रहे हैं, जो बोर्ड के लायक है। एक्रोसोम अभिक्रिया एक तो, और पीछे हमने पढ़ा निषेचन के प्रकार, जिसमें अंतर का सवाल बन सकता है। एक छोटा क्वेश्चन और सॉल्व किया हमने, निषेचन की आवश्यकता। निषेचन जब भी होगा, पहली आवश्यकता होगी तरल माध्यम, क्योंकि तरल माध्यम के अंदर ही शुक्राणु गति करते हैं। और मानव के अंदर जो तरल माध्यम है वो है शुक्र द्रव, जिसको हम वीर्य कहते हैं। इसके अलावा शुक्राणुओं का जीवन काल जो है बहुत कम होता है, इसलिए शुक्राणुओं के बीच में जो दूरी है या फिर युग्मकों के अंदर जो परिवर्तन होता है, दूरी है, वो बहुत कम होनी चाहिए। जैसे देखो, नर अपने शुक्राणुओं को मादा शरीर में स्थानांतरित करता है ताकि उनके बीच में न्यूनतम दूरी रहे, जिससे निषेचन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक और आवश्यक बात रहेगी, जैसे जो युग्मक होते हैं
उन युग्मकों का परिपक्व होना जरूरी है, वरना युग्मक आपस में निषेचन नहीं करेंगे। तो एक छोटा क्वेश्चन निकाल आए। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 32।